बिहार में एक युवक की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या बिहार में जातीय समीकरण हावी हो रहा है? क्या जिस जाति के युवक की मौत होगी उसी जाति के नेता उसको देखने जाएंगे, या फिर बिहार की राजनीति जो है वो जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर एक इंसानियत की राजनीति बनेगी? इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भरत तिवारी के घर नहीं जाने को लेकर सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा है और लोगों का कहना है कि युवाओं के आइकन बने चिराग पासवान आखिर भरत तिवारी के घर उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? हालांकि उनके तरफ से उनके कई जनप्रतिनिधियों ने उनके घर का दौरा किया, उनके परिवार का हालचाल जाना, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या अगर भरत तिवारी भी पासवान होते तो क्या चिराग पासवान वहां पे जाते और क्या उन परिवारों से मुलाकात करते? सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा तो दिया है। उनके छात्र विंग के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके हर संभव की बात कही। इस मामले पर पार्टी लगातार निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रही है। लेकिन अगर बात करें तो भरत तिवारी के घर चिराग पासवान के व्यक्तिगत रूप से न जाने के पीछे कोई सीधे तौर पर जाति का फैक्टर तो नहीं दिख रहा है, बल्कि इसके राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार जातिगत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और पार्टी का रूप इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने इस एनकाउंटर मामले पर अन्य कुछ नेताओं के बयानों की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि अगर यह घटना उनके खुद के परिवार के साथ हुई होती तो क्या लोग ऐसे ही बोलते। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चिराग पासवान ने व्यक्तिगत व्यस्तताओं पर या सुरक्षा कारणों से खुद न जाकर अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के सबसे भरोसेमंद और शीर्ष नेताओं को बिलौटी गांव भेजा था। उनके सबसे करीबी नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने खुद पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। हुलास पांडे ने भरत तिवारी को गरीबों की आवाज बताते हुए इस मामले में दोषियों के खिलाफ स्पिरिट ट्रायल और सख्त कार्रवाई की बड़ी मांग भी की थी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान जारी करके सरकार से निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। पार्टी का कहना है कि जांच में जो भी पुलिसकर्मी या अधिकारी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देखें तो इस मामले को जाति के चश्मे से देखना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पूरी पार्टी इस दुखद घटना में भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन अगर बात करें तो क्या बिहार में जातिगत राजनीति जन्म ले रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीति कोई नया रूप और कोई नया नाम नहीं है, बल्कि यह राज्य के राजनीतिक इतिहास का दशकों पुराना और गहरा हिस्सा है। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि यह अब जन्म ले रही है। वास्तविकता तो ये है कि बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों, सामाजिक आंदोलनों और चुनावी रणनीतियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। हाल के दिनों में उसमें कुछ नए बदलाव और नए आयाम जरूर देखने को मिले हैं, जिन्हें हम अगर समझने की कोशिश करें तो बिहार में आजादी के बाद से ही जातियों का राजनीति में गहरा असर रहा है। 1970 और 1990 के दशकों के सामाजिक आंदोलनों ने पिछड़े और शोषित जातियों को राजनीतिक रूप से जागरूक और शक्तिशाली बनाया। लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार या फिर रामविलास पासवान जैसे बड़े नेताओं ने विभिन्न जातीय गठबंधनों जैसे MY समीकरण, लौकू समीकरण और दलित महादलित गठजोड़ के दम पर ही बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी। बिहार सरकार द्वारा कराई गई जाति आधारित जनगणना आंकड़ों के बाद से राज्य में जाति की चर्चा और तेज हो गई है। इसके आधार पर आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग और राजनीतिक और ज्यादा उग्र हुई है। लेकिन अगर बात करें तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या फिर सम्राट चौधरी जैसे युवा नेता एक तरफ तो विकास, रोजगार और डिजिटल बिहार की बात करते हैं, लेकिन चुनावी टिकट बंटवारे और गठबंधन बनाते समय वे भी पारंपरिक जातीय गणित को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। आज का युवा वर्ग रोजगार, बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की मांग करता है। इस वजह से नेता अब पूरी तरह सिर्फ जाति के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकते। अब पार्टियां किसी एक जाति के भरोसे रहने के बजाय विकास के एजेंडे के साथ साथ कई छोटी मोटी जो जातियों को जोड़कर एक बड़ा गुलदस्ता बनाने की कोशिश भी कर रही है। वहीं बिहार में जातिगत राजनीति का कोई नया जन्म तो नहीं हो रहा है, बल्कि पुरानी व्यवस्था ही नए डिजिटल युग और नए राजनीतिक चेहरों के साथ खुद को ढाल रही है। चुनावी जीत के लिए आज भी विकास के दावे के साथ जातीय समीकरणों का सटीक बैठना उतना ही जरूरी माना जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो भरत तिवारी की जो एनकाउंटर हुई उसमें कुछ लोगों का कहना है कि एनकाउंटर है, कुछ लोगों का कहना है कि उनकी हत्या हुई है। कुछ पार्टियों का और कुछ जातीय नेताओं का कहना है कि जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि उन्होंने पुलिस के ऊपर पिस्तौल तानने का काम किया। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भरत तिवारी के नाम पर
बिहार में सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है और कुछ लोग अपना नाम कमाने के चक्कर में भरत तिवारी का नाम हर जगह ले रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो उन्हें अमर बता रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी वजह से कई लोग अपना नाम चमकाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या बिहार में जातीय समीकरण फिर से हावी है? क्या जिस जाति के कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, उनकी मृत्यु होगी, उनकी जान जाएगी, तभी उस जाति के नेता उनके परिवार से मिलने जाएंगे, या फिर बिहार जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर एक इंसानियत की नई मिसाल पेश करने के बारे में सोच रहा है? ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।